लोग आरओ वगैरह लगाते हैं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, तो उसको मारने के लिए क्लोरीन डाले जाते हैं। क्लोरीन डालने के बाद बैक्टीरिया वायरस मर जाता है, फिर उसके बाद उसको फिल्टराइजेशन करते हैं। फिल्टर करते समय वो जितना बैक्टीरिया वायरस उसमें डेड सेल है वो सब बाहर निकल जाता है, लेकिन जब वो डेड सेल निकलता है तो साथ में जो न्यूट्रिशियस वैल्यू रहता है पानी के अंदर, मिनरल्स, वो भी बाहर हो जाता है पानी से। तो हम लोग को क्या मिल रहा है? सिर्फ H2O, मतलब साफ पानी, लेकिन साथ में केमिकल जो हमने मिलाया है वो हमको 10 का 10 मिलता है, क्योंकि केमिकल कोई भी आरओ भी जो भी लगा लो, केमिकल को अलग नहीं कर सकता पानी से, उसको ऐसे ही पीना पड़ता है। तो हम लोग प्रदूषित जल पी, हमारा पानी भी दूषित हो चुका है। उसके बाद फिर खेतों में अगर हम बात करें, पानी जो हम लोग पंप, हैंड पंप का ले रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, जैसे जो खेतों में यूरिया वगैरह डाला जाता है, तो वो यूरिया रिसाव होकर के नीचे जाना ही है, तो वो पानी में वहां से भी दूषित हो रहा है। और वैसे भी हम लोग 100 फीट 150 फीट नीचे का पी रहे हैं, वहां मिनरल्स बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो आज हम लोग का पानी भी सुरक्षित नहीं है। उसके बाद फिर आता है रसायन। रसायन मतलब ये केमिकल्स, दवाइयाँ। आज जो भी खेती हो रहा है वो टोटल रसायन से हो रहा है। आज कोई भी एक चीज बता दीजिए जो बिना केमिकल का होता हो, चाहे फ्रूट्स ले लो, चाहे ड्राई फ्रूट्स ले लो, चाहे जो भी चीज हम लोग खा रहे हैं आज मार्केट से लेकर के, वो टोटल आज केमिकलाइज्ड हो चुका है, मजबूरी वश। क्योंकि अगर हम ये रसायन ना मिलाएं तो उत्पादन होना मुश्किल हो जाए। इस वजह से चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा खाना दूषित हो चुका है और उसे हम लोग खाते हैं। तो ये जो दूषित खाना है ये भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये जो केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं ये हमें बीमार कर रहा है। उसके बाद फिर जब ये सारी चीजें हम लोग लेते हैं केमिकल्स वगैरह, तो क्या होता है, हम लोग बीमार होते हैं। बीमार होने के बाद कहाँ जाएंगे? डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर क्या करेगा? हमें दवाइयाँ देते हैं, और जो दवाइयाँ देते हैं उसका अपना एक खुद से साइड इफेक्ट होता है, उसका अपना खुद का एक साइड इफेक्ट है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। उसके बाद कुछ खाने की बुरी आदतें भी हैं जो हमें बीमार करता है, जैसे अत्यधिक भोजन करना, ईट टू मच। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, पेट भर भर के खाते हैं। इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मिक्सर है, मिक्सर में मसाला पीसना है, लेकिन पूरा जो वाटी होता है, कटोरा मिक्सर का, अगर हमने उसे पूरा भर के मसाला भर दिया, उसके बाद उसको पीसेंगे तो क्या पीसेगा? मसाला। तो उसमें पीसना मुश्किल रहता है उसमें। तो उसी तरह से अगर हमने अपने पेट को भरा खाने से, तो वो भी पचना मुश्किल हो जाता है। तो हमें पेट भरकर खाना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ खाली रखना चाहिए। मतलब अत्यधिक नहीं खाना चाहिए, मन भर के खाओ, लेकिन ज्यादा मत खाओ। बार बार भोजन करना, ईट टू ऑफन, बार बार खाते रहना। कई लोग हैं थोड़े थोड़े देर में उनको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। कभी भेल खाएंगे, कभी सिंगदाना खाएंगे, फिर कभी पिज्जा खाएंगे, फिर मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उनका मुंह चलता ही रहेगा। तो जो इस तरह से खाते हैं ना, वो अच्छी आदत नहीं है, वो हमें बीमार करता है। फिर जल्दी जल्दी खाना, कई लोग क्या करते हैं, खाना चबाते नहीं है, बस अंदर मुंह में लिए और सीधा अंदर। तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। कई लोगों का होता है, हम लोग का 2 रोटी खत्म नहीं होता, उनका थाली साफ हो जाता है। तो ये नुकसानदेह है, वो चबाते नहीं है, तो चबा चबा कर खाना चाहिए। अत्यधिक अम्लीय भोजन का सेवन करो। अम्लीय भोजन मतलब तेल मसाला, चिकन मटन, और मतलब ज्यादा ऑयली।
गुड मॉर्निंग रिएक्शन। तो देखिए अभी बात करा गया ना कृति के बारे में, अच्छा लग रहा है जिस तरीके से सर बता रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना सबको। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। शायद वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। तो देखिए अच्छे तरीके से यही चीजें है, तो समझना है और ये मार्केट में उतारना है। तो सर जारी रखिए तब तक आप। वेलकम बैक सर, स्टार्ट करें। थैंक यू। तो वापस से हम शुरू करते हैं। तो इसमें मतलब हमें ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अत्यधिक जो खा लेते हैं दबा दबा कर वो भी बीमारी का कारण है। उसके बाद जो बार बार खाते हैं वो भी बीमारी का कारण है। फिर जो जल्दी जल्दी खाते हैं, चबाते नहीं है, चबा चबा कर नहीं खाते, वो भी एक बीमारी का कारण है। उसके बाद अम्लीय भोजन का ज्यादा सेवन करना भी बीमारी का कारण। आज वैसे भी हम लोग जो भी चीज देखें उठा कर देते हैं मोस्टली ये अम्लीय हो चुका है। उसके बाद अत्यधिक पका हुआ खाना का सेवन करना, जैसे खाना पक गया है लेकिन उसको और पकाते हैं ताकि और टेस्टी हो, लेकिन वो जितना ज्यादा टेस्टी करते हैं उसमें उतने ही न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो मरता चला जाता है। तो ज्यादा पका कर भी खाना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर बहुत कम हरी सब्जियों का उपयोग करना, तो ये भी एक बीमारी का कारण है। हरी सब्जियां, आज कितने लोग हैं जो हरी सब्जियां खाते हैं जबकि हर दिन हमारी जरूरत है लेकिन नहीं ली जाती। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि ये क्या है, एक अत्याचार है, एक टॉर्चर है जो हमारे शरीर पर हर पल पड़ रहा है। हम जब जब सांस ले रहे हैं तब तब अत्याचार इस शरीर पर हो रहा है। जब भी पानी पीते हैं या कुछ भी खाते हैं तो एक अत्याचार जैसा हो रहा है, जो इस शरीर को नहीं चाहिए वो हम लोग दे रहे हैं। तो इतना सारा अत्याचार जो हो रहा है शरीर के साथ, तो हमारा शरीर तो तुरंत बीमार हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, हम लोग ठीक ठाक है। तो अगर ठीक है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। अरे भाई फर्स्ट क्लास तो हो, मगर किसने रखा है? अगर तो जिसने बचा कर में भी तो जानना जरूरी है ना, उसको भी शाबाशी देनी चाहिए, भाई आपकी वजह से ही मैं बचा। तो वो कौन है जो हमारे शरीर को बचाता है? वो कोई और नहीं, नेक्स्ट स्लाइड। बॉडी है तो एक हमारे संभालता है, फिर इन सारे
लड़ता तो लड़ता है 300 नेटवर्क बराबर नहीं है सर जी। दूसरा तो पहला नेक्स्ट स्लाइड। भी नहीं है। अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा था वो तो पूरा। अच्छा ठीक है, अभी आ रहा है। चलो ठीक है, ये नेटवर्क का है, क्या कर सकते हैं, हो सकता है। तो 3 स्तर पे हमारा शरीर लड़ता है एक बेहतरीन डॉक्टर की तरह। तो वो कौन सा स्तर है? पहला है डिस्चार्ज फेज, शरीर से सारे जहर को बाहर निकालना। ये किसका काम है? शरीर का काम। फिर उसके बाद अगर नहीं निकाल पाया तब उसको क्या करता है? कहीं ना कहीं किनारे लगा देता है। फिर उसके बाद तीसरा स्तर आता है ट्यूमर बनने की अवस्था। तो इसे हम लोग अब डिटेल में लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस, तो बचाव का पहला चरण क्या है? डिस्चार्ज फेज। हमारा शरीर क्या करता है? सारे जहर जो भी शरीर के अंदर जा रहे हैं उसको शरीर से बाहर निकालता है। निकालने का रास्ता वही जो मुख्य है, पसीना, मूत्र, बलगम और मल, इन सब रास्तों से शरीर जहर को बाहर निकालता है। लेकिन पहली बात तो यह है कि शरीर अपने अंदर कोई गंदगी रखना नहीं चाहता, वो सब निकाल देना चाहता है। लेकिन निकालने की जो कंडीशन है, कितना निकालेगा, मतलब काम कितना करेगा। आज हम लोग जहर ज्यादा दे रहे हैं, ताकत कम दे रहे हैं। अगर हम जहर कम देते, ताकत ज्यादा देते, तो शरीर सारे जहर को बाहर निकाल सकता है, क्योंकि ताकत ज्यादा था। लेकिन आज जस्ट विपरीत है, तो जहर ज्यादा हो रहा है, ताकत, न्यूट्रिशन वैल्यू हम कम दे पा रहे हैं। तो उससे क्या होता है? शरीर सारे जहर को बाहर निकाल नहीं पाता, और जब नहीं निकाल पाता है तब क्या करता है? दूसरे स्तर पर काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड, अलग रखने की अवस्था, पुट असाइड फेज। इसको हम लोग इस तरह समझते हैं, जैसे मान लो घर में झाड़ू लगता है तो कचरा जो भी निकलता है उठा के बाहर फेंक देगा। लेकिन किसी दिन उठे और लगा कि आज हिम्मत नहीं, तो क्या करेंगे? झाड़ू मारेंगे, हो सकता है उसे ना भी फेंके तो कम से कम झाड़ू लगाकर जो भी कचरा निकलेगा एक सुरक्षित कोने में, जहां दिखाई ना दे या नुकसान न करे, वहां पे रख दे। तो कल जब ठीक रहेंगे तब फेंकेंगे, ये सोचकर रखा जाता है। लेकिन प्रक्रिया वही, रोज उठे तो रोज वही कंडीशन, तो क्या होगा? रोज वहां पे लगता रहेगा। तो ये पुट असाइड मतलब साइड में लगा देना। तो जो साइड में लगता है ना, और हर दिन थोड़ा थोड़ा करते करते क्या होता है? दिन ढेर लग जाता है। तो ये जो जमा हो रहा है, इसका नाम दिया गया यूरिक एसिड। साइंस ने नाम दिया यूरिक एसिड। अब आजकल देख रहे होंगे बीमार होते हैं, इलाज कराते कराते अगर नहीं होता है 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो क्या करता है डॉक्टर? यूरिक एसिड लिखता है चेक करने के लिए, जरा चेक करा लो यूरिक एसिड। तो ये यूरिक एसिड क्या है? ये वह जहर है जो शरीर निकाल नहीं पाता है और उसे कहीं ना कहीं शरीर के अंदर लगा देता है, और उसका नाम रखा गया यूरिक एसिड। तो ये जहां रखेंगे वहां करो, जैसे घुटने में रखा, जोड़ों में बहुत सारे जोड़ हैं शरीर के अंदर, तो जोड़ों में रखेंगे तो जोड़ों का रोग होगा, अर्थराइटिस जिसको कहते हैं, अस्थि रोग। उसके बाद फिर लंग्स में जमा होगा तो अस्थमा, दमा कहते हैं। नसों में जमा होगा, जो 1 लाख किलोमीटर की पाइपलाइन, तो ब्लड प्रेशर की शिकायत हाई होने लगेगा। तो इस तरह से जहां पे जमा होगा वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहां का रोग लेगा। किसी अंग के सेल पर जमा होगा तो वो अंग धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, तो वो अंग काम नहीं कर पाएगा, तो उससे संबंधित समस्या हो जाएगा। जैसे पैंक्रियाज है, अगर वो कमजोर पड़ा तो फिर इंसुलिन नहीं बनेगा, तो शक्कर स्टोर ज्यादा होगा। किडनी कमजोर पड़ गया, उसके सेलों में जमा हुआ, तो किडनी डायलिसिस नहीं हो पाएगा, तो बाहर से डायलिसिस कराना पड़ता है। तो इस तरह से हर तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर क्या है? ये जहर जहां जमा होगा वहां का रोग लेगा। उसके बाद और भी है, जैसे स्टोन।
आज किडनी में स्टोन हो रहा है, पित्ताशय में स्टोन हो रहा है, तो ये क्या है? जैसे किडनी ने खून की साफ सफाई किया तो फ्रेश ब्लड हार्ट में भेज दिया, और जो वेस्टेज है, जो कचरा बाहर निकलना चाहिए था लेकिन अब निकाल नहीं पाया किसी कारणवश, चाहे हम पानी कम पी रहे हैं या ताकत कम है, तो हम नहीं निकाले तो वो उसके अंदर ही रखा, अपनी थैली में रख दे, तो वो धीरे धीरे पथरी का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से पथरी भी होता है। उसके बाद निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की भी जरूरत है शरीर को, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो उसके अंदर ये जहर जब मिलता है तो वो कोलेस्ट्रॉल भी खराब हो जाता है, और जो चर्बी हमारा शरीर रखता है उसके अंदर भी ये जहर जमा होता है, तो फिर वो और भी नुकसानदेह हमारे शरीर को हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे शरीर को मतलब चाहे ठीक रखने के लिए बीमार करता है या जो भी समझ, मतलब कुल मिला के शरीर चाहता है कि हम बीमार ना पड़े, और इसके लिए तरह तरह का जुगत भिड़ाता है, लेकिन अगर वही ज्यादा हो जाता है तो हम प्रॉब्लम्स की चपेट में आ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम लोग बीमार हो रहे हैं तो कौन कर रहा है? हमारा शरीर ही कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है? सोच अच्छा है, बचाना चाहता है। जहां हम तुरंत बीमार होने वाले थे वो काफी समय बाद बीमार हो रहे हैं। उसके बाद थर्ड वाला फिर उसके बाद आता है ट्यूमर बनने की अवस्था। मतलब जो जहर हमारे शरीर में जमा हो रहा है, ये क्या होता है इसका जब लंबा समय ले लेता है, जैसे मान लेते हैं कोई नाली है, उसमें पानी बह रहा है और वहीं पे एक जगह कचरा भी गिर रहा है, तो अगर रोज गिर रहा है, सफा बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो जहाँ पे कचरा गिर रहा है धीरे धीरे एक समय आएगा कि वहां पे बहुत बड़ा जमा हो जाएगा कचरा, और उसको फावड़ा भी मारेंगे तब वो फावड़ा उसमें लगता नहीं है, इतना कठोर होगा, मतलब वो गांठ बन गया ट्यूमर। तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी गांठ बनता है। कोई भी चीज, जैसे आजकल पेट में गांठ हो रहा है, तो ये पेट का गांठ जो है अचानक से नहीं आता, ये धीरे धीरे जमा होते जब वो पत्थर का रूप धारण कर लेता है, तब हमारे शरीर में पता चलता है कि ये तो पेट में पत्थरी हो गया, पत्थर हो चुका है, ट्यूमर हो गया है, अब उसको काट के निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पता चलता है। तो हमारा शरीर 3 स्तर पे काम करता है। पहला डिस्चार्ज फेज, सारे जहर को बाहर निकालना, तो पहले तो निकाल ही देता है फर्स्ट फेज में, लेकिन अगर ताकत कम पड़ा और जहर ज्यादा हुआ तो नहीं निकाल पाता है, तब दूसरे स्तर पे आता है। दूसरे स्तर पे क्या करता है? जो भी बचा हुआ जहर है उसे कहीं ना कहीं किनारे लगाता है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो या कम हो। उसके बाद फिर 3rd नंबर पे आता है ट्यूमर। वही चीजें जमा होते क्या होता है कि गांठ का रूप धारण कर लेता है 3rd लेवल पे। तो तीनों अवस्था पे काम कौन करता है? हमारा शरीर स्वतः करता है, अपने आप को ठीक रखने के लिए करता है। लेकिन अब इन तीनों में से किस जगह पर, मतलब कौन सी अवस्था में ज्यादा काम करना चाहिए ताकि हम बीमार लंबे समय तक ना पड़े? कोई बता सकता है? 3 अवस्था है, पहला डिस्चार्ज फेज, दूसरा पुट असाइड फेज और तीसरा ट्यूमर बनने की अवस्था। तो किस अवस्था में ज्यादा काम करना चाहिए? पहले स्तर पर। हाँ सर, पहले स्तर पर काम करना चाहिए। अगर पहले स्तर पे काम होता रहेगा, सारे जहर बाहर निकलते रहेंगे, तो दूसरे नंबर का नौबत ही नहीं आएगा और कोई नंबर शरीर को नहीं लगेगा, कोई तमगा शरीर को नहीं लगेगा। तो पहले स्तर पे हमारा शरीर काम करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? आज हमारा शरीर वहीं पर फेल हो रहा है। वो चाहता है, वो काम अभी भी करता है, लेकिन कमजोर पड़ रहा है। वो कहता है मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर उसे हम सपोर्ट देते हैं तो क्या करेगा? उसे ताकत मिलेगा तो अपना काम बखूबी निभाएगा, वो खुद से फिर से काम करेगा। लेकिन उसके लिए वो सपोर्ट मांगता है। तो सपोर्ट क्या देना चाहते हैं? दवा के रूप में देना चाहेंगे या प्राकृतिक भोजन के रूप में? भोजन के रूप में सर। भोजन। तो प्राकृतिक भोजन के रूप में देना पसंद करेंगे। तो ये कौन सा प्राकृतिक भोजन है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हमारे संज्ञान में है? क्योंकि पहले सवाल जवाब करना जरूरी है, डायरेक्टली हमें किसी चीज पर नहीं आना है। तो पहला सवाल यही कि मार्केट में क्या है जो हमको वाकई सपोर्ट कर सकता है। कोई ड्राई फ्रूट्स है, कोई फ्रूट्स है, कोई कुछ है, तो हर तरह की चीजें सपोर्ट तो करती हैं, मगर उस स्तर पर काम नहीं कर पा रही जो हमारे शरीर को सपोर्ट करे।
तो अगर कहीं मार्केट में नहीं है तो अपने पास है, उसका नाम है गैनोडर्मा। सर नेक्स्ट स्लाइड। गैनोडर्मा फफूंदी उसमें आता है मशरूम की कैटेगरी में, और ये सबसे उच्चतम मशरूम में आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा औषधि गुण अगर किसी के पास है तो वो रेड मशरूम में है, अर्थात गैनोडर्मा के अंदर पाया जाता है। तो इसे दो तरीके से इस्तेमाल में आता है। एक है आरजी जो फल का भाग है, उसका फुल फॉर्म है ऋषि गैनो, और दूसरा है जीएल जो जड़ का भाग है, उसका फुल फॉर्म है गैनो सीक्वल। तो आरजी जो फल का भाग है वो क्या करता है, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन में सपोर्ट करता है, मतलब सारे जहर को बाहर निकालने में मदद करता है। खुद नहीं निकालता बल्कि शरीर को मजबूत करता है और शरीर सारे जहर को बाहर निकालता है। ये हो गया आरजी का काम। और जीएल क्या करता है, जो भी रिपेयरिंग है, जो टूट फूट हुआ है, जो डैमेज हुआ है हमारे सेलों का, उसका रिपेयरिंग कौन करेगा, हमारा सेल ही करेगा, हमारा शरीर ही करेगा। लेकिन उसको जो चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो उसे मिलना चाहिए, वो सारी चीजें मुहैया कौन करेगा, जीएल। ये बैलेंस करने में मदद करता है, मतलब हमारे सेलों को रिपेयरिंग करने में मदद करता है। और जब सेल रिपेयर हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, स्वस्थ बने रहेंगे, और नहीं है तो स्वस्थ हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। तो मैंने स्टार्ट करने के पहले ही कहा था कि ये एक विचारधारा है गैनोथेरेपी, और 4 समीक्षा सिद्धांतों से पता चला है। तो ये 4 समीक्षा सिद्धांत भी पता होना बहुत जरूरी है। तो पहला सिद्धांत है, मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मुख्यतः 2 कारण से होती है, से एक जहर और दूसरा असंतुलित अंगों की प्रणाली। नेक्स्ट स्लाइड सर, इस पे चर्चा हो चुका है। फिर सेकंड आता है कि गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है, इसे एबीसी रूल भी कहते हैं। तो गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है, और हमारा शरीर क्या करता है, अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो भी है उसका देखरेख स्वतः से कर लेता है। मतलब गैनोडर्मा शरीर पर सीधा, बीमारी पर सीधा काम नहीं करता। ए को अगर हम शरीर समझे, ए गैनोडर्मा है और बी बॉडी है और सी हेल्थ प्रॉब्लम, तो ए बी को सपोर्ट करता है और बी सी का ध्यान रखता है। ए और सी का आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब गैनोडर्मा बीमारी पर काम नहीं करता है। अगर कोई पूछे कि गैनोडर्मा डायबिटीज ठीक करता है, तो नहीं करता है, क्योंकि उस पर काम ही नहीं करता। कैंसर पे काम करता है, नहीं करता, कैंसर पे काम ही नहीं करता हूँ। किसी और रोग पे काम ही नहीं करता, तो रोग पर काम ही नहीं करता है, ठीक हो सकता, क्योंकि वो होने का कारण कुछ और है, और उस कारण को दूर करने का काम कौन करेगा, शरीर करेगा, और उसे वो हेल्प कौन देगा, गैनोडर्मा। तो इस तरह से ये हमें समझाना है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर तीसरा कारण है, तीसरी जो समीक्षा देखा गया है वो ये है कि प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा द्वारा। कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई गैनोडर्मा लेता है और उससे प्रतिक्रिया होने लगता है, जैसे जुलाब होने लगा या फिर होने लगा, तो सोचता है कि बस मैं बीमार हो गया, तो गैनोडर्मा नहीं, तो गैनोडर्मा कुछ नहीं करता। तो जो भी प्रतिक्रिया आता है शरीर के अंदर, वो शरीर के द्वारा ही आता है, गैनोडर्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो रिएक्शन इज कॉज्ड बाय द बॉडी नॉट गैनोडर्मा। प्रायः यह देखा गया है कि गैनोडर्मा मानव शरीर पर सचेत व अचेत मुद्रा में कार्य करता रहता है। तो कई बार यह भी देखा गया है कि चाहे हमें पता चले या ना पता चले, गैनोडर्मा शरीर पर काम करता रहता है। और कई बार ये जो कोमा में जाते हैं तो उसमें तो पता ही नहीं चलता है काम कर रहा है कि, तब भी वो अपना काम करता है। तो गैनोडर्मा अपना काम हर हाल में करता है। तो करता है, नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पता चला तो 2 तरीके से पता चलता है। एक है सहज प्रतिक्रिया और दूसरा है लक्षण। तो सहज प्रतिक्रिया भी 2 तरीके का है, एक शारीरिक और मानसिक। जैसे लीवर में अगर कमजोरी है तो हमें कैसे पता चलेगा, सहज प्रतिक्रिया। तो उसका शारीरिक क्या होगा, आंखें लाल रहेगी। लीवर में अगर समस्या है तो आंखों पे असर आता है, अलग अलग कलर में दिखता है। और उसका भावनात्मक क्या रहेगा, मानसिक, तो वो रहेगा गुस्सा बहुत तेज आता है। जिसे भी लीवर की समस्या है उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा, गुस्सापन बहुत रहेगा। तो इस तरह से ये हमें पता चलता है। उसके बाद फिर
दूसरा आता है लक्षण, एलिमेंट रिफ्लेक्शन। एलिमेंट रिफ्लेक्शन मतलब क्या, जो अंदर प्रॉब्लम है वो उभर कर सामने आ जाए। या कई बार क्या होता है, जुलाब ज्यादा होना, पेशाब ज्यादा होना, अधिक मात्रा में, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इससे हमें डरना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अच्छी खबर है और हमें पेड़े बांटने चाहिए। मतलब शरीर को सही चीज मिला है और अब हमारा शरीर काम करना शुरू कर दिया है। तो अब चौथा आता है खुराक, मतलब लेना कितना है। अब हेल्प तो करता है मगर कितना चाहिए। तो हर व्यक्ति का जो खुराक है वो अलग अलग शरीर की स्थिति के हिसाब से है और वो सेट कौन करेगा, खुद से करेंगे। हम लोग अपने आप से कुछ बोल नहीं सकते कि कौन क्या लेगा और किसे कितना काम करेगा। तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, 1 2 4 6। मतलब पहला, अगर कोई समस्या दिख नहीं रहा है तो एक जोड़ा से शुरुआत करें। तो एक जोड़ा से शुरुआत होगा। मान लो एक हफ्ता खाते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, तो इसका मतलब है अभी भी शरीर को थोड़ा सा और भी चीजें चाहिए। तो हम लोग 2 जोड़ा लें। तो 2 जोड़ा, एक आरजीजीएल सुबह, एक आरजीजीएल शाम, चाहे साथ में ले लो। तो 2 जोड़ा एक हफ्ता खाएंगे। अगर कोई प्रतिक्रिया आया तो ठीक है, तो उसी 2 जोड़े पे चले। और अगर प्रतिक्रिया नहीं आता तो क्या करेंगे, फिर उसे हम लोग बढ़ाएंगे, 4 पर जाएंगे, 4 आरजी 4 जी। उस पर प्रतिक्रिया है तो वही 4 जोड़ा चलने देंगे, क्योंकि वही हमारे शरीर की जरूरत है, उसका खुराक है। और अगर नहीं आया तो फिर हम वापस जाते हैं उस पे, वापस हम जाते हैं 6 जोड़ा पे। तो इस तरह से 2 जोड़ा हम लोग मिलाते बढ़ाते चलते हैं। तो जिस डोज पर जिसको प्रतिक्रिया आ जाए उसी डोज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसी डोज पे हम लोग करेंगे। तो देखो लिखा भी है ना, कोई प्रतिक्रिया से ना हो तो खुराक की मात्रा में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करते रहें। और अगर मतलब प्रतिक्रिया आ गया तो उसी को जारी रखें। और अगर प्रतिक्रिया आया है, सहन में है, तो उसी को जारी रखें। कई बार क्या होता है, प्रतिक्रिया तेज हो जाती है और शरीर उसको सहन नहीं पाता। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, जो डोज जितना भी ले रहे हैं उसका आधा कर देंगे, पूर्ण रूप से बंद ना करके आधा करेंगे। 2 जोड़ा ले रहे हैं तो 1 जोड़ा, 4 जोड़ा ले रहे हैं तो 2 जोड़ा, 6 ले रहे हैं तो 4 या 3, 10 ले रहे हैं तो 5, जैसा भी रहेगा हम लोग डोज को कम कर देंगे आधा के तौर पर। उसके बाद फिर प्रतिक्रिया खत्म होगा तो वापस से हम लोग डोज को बढ़ाएंगे, क्योंकि नीड वही थी जितने पे प्रतिक्रिया आया था। तो इस तरह से हम लोग अपने डोज को कम ज्यादा करते हुए चलेंगे, अपने से समझते। और उसके बाद कई बार क्या होता है, ये प्रतिक्रिया इतना तेज होता है कि आधा करने के बाद भी आराम नहीं मिलता है, तकलीफ रहता है। तो ऐसी सूरत में हम लोग दवा का सहयोग भी ले सकते हैं, लेने से गुरेज नहीं कर सकते। दवा का सहयोग ले सकते हैं, लेकिन गैनोडर्मा बंद नहीं करना है। उसके बाद फिर कई बार क्या होता है कि खुराक से ज्यादा समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लो ज्यादा तेज बीमार हो, अब उनको कहेंगे कि 1 जोड़ा से शुरुआत करें, पता ही नहीं चलेगा। कम से कम 6 जोड़ा या 10 जोड़ा से शुरू करें। कई बार क्या होता है, जैसे कैंसर पेशेंट है, टाटा कर दिया, तो क्या करेंगे वहां पर, तो वहां पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा से तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, उठ के मुंह में जीना ही समझो। तो वहां पे हम सीधा 30 आरजी 30 सीएल देते हैं और एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो 30 पे भी हो सकता है 30 आरजी 30 सीएल देना हो, और हो सकता है कई बार 60 90 120 भी करना पड़े, तो करना होगा। तो जिस तरह से रहेगा उस हिसाब से हमें डोज को कम ज्यादा करना है, उस स्थिति को देखते हुए अपना काम करना। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये हो गया ऑब्जर्वेशन थियरी, मतलब गैनोथेरेपी खत्म हो गई। अब आता है फूड थियरी। फूड थियरी मतलब खाना किस तरह का होना चाहिए। और सबको पता है एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन। एसिडिक 20% होना चाहिए, अल्कलाइन 80% होना चाहिए। और जब ऐसा रहेगा तो हमारे रोग से लड़ने की शक्ति जो है, रोग प्रतिकार शक्ति, वो मजबूत रहता है। और जो वायरस अंदर से बने या बाहर से अंदर आए वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके लिए सही वातावरण नहीं है। जैसे हम लोग अगर ऐसी जगह चले जाए जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है, ऑक्सीजन हमें ना मिले, तो क्या होगा, हमारा दम घुटने लगता है। तो वैसे ही उनका दम ऐसी अवस्था में घुटता है वायरसेस का। तो अल्कलाइन हमें 80% रखना है और 20% एसिडिक, ताकि हमारे रोग से लड़ने की शक्ति मजबूत रहे और वायरस उसमें पनप न पाए।
लेकिन ये सब डिपेंड करता है हमारा खान पान, हम खान पान कैसा लें, हमारा खाने की जो विधि है वो क्या है। तो आज अगर हम अपने खाने को देखें तो 80% अल्कलाइन भोजन करना चाहिए और 20% एसिडिक भोजन करना चाहिए। लेकिन हमारा भोजन कैसा है, आज मोस्टली अल्कलाइन कम हो गया है और एसिडिक बढ़ चुका है। और इसकी वजह से क्या होता है, शरीर के अंदर भी एसिडिटी बढ़ती है और अल्कलाइन कम होता चला जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे रोग से लड़ने की शक्ति कमजोर होता है, उसके लिए अच्छा वातावरण नहीं मिलता, अपने आप घुटने लगता है, कमजोर पड़ जाता है। और वायरस जो अंदर बन रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, ये बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। जितना हमारा रोग प्रतिकार शक्ति मजबूत नहीं होता, उससे ज्यादा तेजी से वो बढ़ते हैं जब उनको उनके अनुरूप वातावरण मिलता है। तो एसिडिक मीडिया ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली वो लोग उसमें डेवलप करने लगते हैं, हमारा जो रोग से लड़ने की शक्ति है वो कमजोर हो जाता है। तो जब दो पहलवान लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, ताकतवर रहेगा। तो वहां पे वायरसेस जीतते हैं। जैसे बीच में डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, अभी कोरोना अभी हाल ही ताज में अभी गया भी नहीं। तो ये सारी चीजें हमें परेशान करते हैं, तांडव करता है हमारे शरीर के अंदर जाकर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें अल्कलाइन भोजन का सेवन बढ़ाना है। तो अल्कलाइन भोजन में हम लोग क्या ले सकते हैं सभी, हमारा जो भी बाहर दिख रहा है, क्या हमें दिख रहा है कि अल्कलाइन भोजन हमारे पास अधिक मात्रा में है? अगर है तो अच्छी बात है, उसका सेवन करें। अगर नहीं है तो और अच्छी बात है, हमारे पास गैनोडर्मा है, स्पारुलिना है, नोनिजी है, और जितने प्रोडक्ट हमारे पास है टोटल 100% ऑर्गेनिक और अल्कलाइन है। इसका सेवन हम बढ़ाएंगे तो शरीर के अंदर अल्कलिनिटी बढ़ेगी, एसिडिटी अपने आप कम होती चली जाएगी। तो उससे क्या होगा, जब अल्कलाइन बढ़ेगा तो हमारा रोग प्रतिकार शक्ति मजबूत रहेगा और कोई प्रॉब्लम आने नहीं देगा। तो हमें अल्कलाइन चीजों का सेवन करना चाहिए। तो अभी एक चीज और है, मार्केट में कई लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई एसिडिटी नहीं होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि भले हमें महसूस नहीं हो रहा कि एसिडिटी है या नहीं है, अगर हम एसिडिक चीजों का सेवन ज्यादा करेंगे तो एसिडिटी तो होना ही है। लेकिन हमें कब पता चलता है, जब बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। छोटा मोटा रहता है तो हमारा शरीर उस पर खुद ही काम करता है। जैसे जहां जहां कहीं एसिड पड़ा तो वहां जलने लगता है, जब जलता है तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको निकाल के उस आग पर डालता है, उस एसिड की आग को बुझाने का काम करता है हमारा शरीर। तो इस वजह से हमें पता नहीं चलता, हमको लगता है हम तो बहुत सही है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग कैल्शियम की मात्रा वैसे ही बहुत कम खा रहे हैं, हमारे भोजन से नदारत है, तो कैल्शियम कम होता है। कैल्शियम कम होने की वजह से क्या होगा, हमारी हड्डियां कमजोर, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है। और ये पहले महिलाओं में ज्यादा हुआ करता था, अब तो पुरुषों में भी होने लगा है। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तो उन्हें भी ये बताना जरूरी है कि उसमें भी काम शरीर कर रहा है, इसलिए उन्हें पता नहीं, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बहुत बढ़िया। तो इसलिए हमें अल्कलाइन चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए ताकि एसिडिटी शरीर में ना हो और ये अनायास जो हमारा कैल्शियम वेस्ट होता है वो भी वेस्ट ना हो। नेक्स्ट स्लाइड सर। उसके बाद है एंजाइम थियरी। एंजाइम क्या है, पाचक द्रव्य है जो हमारे शरीर के अंदर स्वतः बनता है। तो समस्या मधुमेह नहीं है, मतलब डायबिटीज कोई समस्या नहीं है। जो भी समस्या है वो हमारे खान पान का है, हमारे खान पान बिगड़ने की वजह से ही हमें डायबिटीज होता है। तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो मधुमेह की समस्या का कारण है हमारा अग्नाशय, मतलब पैनक्रियाज। जब पैनक्रियाज प्रॉब्लम में आता है तो हमें डायबिटीज हो जाता है। मतलब जब अग्नाशय काम नहीं कर पाता है तो इंसुलिन कम बनता है, और इंसुलिन कम बनता है या नहीं बनता है तो शक्कर शरीर में जमा होने लगता है और हमें डायबिटीज की समस्या हो जाती है। लेकिन अग्नाशय की समस्या क्यों आती है, तो वो काम होता है पाचन संबंधी समस्या होने की वजह से। जो हमारा पाचन अच्छा नहीं रहता है तो ये अग्नाशय क्या करता है, वहां जाकर के उसको पचाने में मदद करता है। तो जब वो दूसरे का काम करेगा तो कभी ना कभी तो थकेगा, और जिस दिन थकेगा उस दिन बोलेगा भाई बस हो गया, अब मैं ये कर पाऊंगा ना वो जो मेरा मूल कारण। तो जब मूल कारण भी नहीं करेगा तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा।
तो इस तरह से हमें डायबिटीज की समस्या होती है। तो उसका मूल वजह क्या है? हमारा पाचन संबंधी समस्या होगा। अब पाचन संबंधी समस्या क्यों होता है, उसका भी कारण है हमारा खान पान बिगड़ने की वजह से ये पाचन संबंधी हमें समस्याएं आती है। तो खान पान में क्या कमियां है? तो कमी है हमारा एंजाइम की कमी, पाचक द्रव्य की कमी है। तो आज ऑर्गेनिक चीजों का सेवन हम कम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक चीजें जब हम खाते हैं तो उसमें पाचक द्रव्य ज्यादा होता है, लेकिन आज हम लोग यूरिया से मतलब रसायन चीजों से उत्पादित चीजें खाते हैं तो उसमें एंजाइम्स कम हो जाता है, उसमें उसकी मात्रा नहीं मिलती। तो एंजाइम्स कम होने की वजह से क्या होता है? खाना सही से पच नहीं पाता है। एक मिनट सर। हाँ सर, सॉरी सर। तो पाचन की समस्या क्यों आता है? क्योंकि हमारे शरीर में पाचक द्रव्य कम जा रहा है, क्योंकि हमारा खाना ही वैसा हो चुका है। तो पाचक द्रव्य की कमी की वजह से समस्या होता है। तो अगर हम लोग इसे उल्टा देखें तो एंजाइम की कमी की वजह से हमारा खाना जो है वो खराब हो चुका है और इस वजह से हमारी पाचन संबंधी समस्याएं बन चुकी है। जब पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है तब अग्नाशय आकर के वहां पे मदद करता है खाना पचाने में, और जब खाना पचाने में अग्नाशय काम करेगा तो थकेगा, और जब थकेगा तो अपना काम नहीं कर पाएगा, तो अपना काम नहीं करेगा तो डायबिटीज की समस्या ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो इसका मेन है कि डायबिटीज की समस्या क्यों हो रहा है, क्योंकि एंजाइम कम है। अगर एंजाइम अच्छी मात्रा में शरीर को मिले तो खाना आसानी से पचेगा। जब आसानी से पचेगा तो अग्नाशय को कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा तो हमें डायबिटीज जैसी समस्या है होने के चांसेस काफी कम हो जाते। तो हमें क्या लेना चाहिए? एंजाइम्स, पाचक द्रव्य। तो बाहर एंजाइम्स कौन सा लेना चाहिए? क्योंकि डॉक्टरों के पास भी है केमिकल युक्त एंजाइम्स, तो कौन सा लेना चाहेंगे, प्राकृतिक या केमिकल वाला? प्राकृतिक। तो हम सब प्राकृतिक ही पसंद करेंगे, लेकिन कौन से खाने में है? अब वो भी देख रहे हैं कि सारे खाने तो हमारे दूषित हो चुके हैं, उसका उत्पादन ही गलत तरीके से है, तो उसमें एंजाइम कहाँ से है? तो अगर बाहर से आपको नहीं मिल रहा है तो फिर वापस यहाँ पर आरजीजीएल में एंजाइम्स भरपूर मात्रा में है, स्पिरुलिना में भरपूर मात्रा में है, नोनीजी में भरपूर मात्रा में है। जितनी चीजें हैं, चाय ले लो, चाय में अच्छी मात्रा में एंजाइम्स पाया जाता है, तो उसको भी पी करके देखते हैं ना, चाय पीने के बाद हाजमा अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एंजाइम्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, तो वो खाना पचाने में बहुत अच्छा मदद करता है। तो इस तरह से ये दूसरा थियरी है, थर्ड वाला थियरी, ग्रीन थियरी। तो शरीर के अंदर लाल रक्त कण होते हैं। वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि 46 तरह के पोषक तत्व तो हमारे शरीर को मिलना ही चाहिए, इनमें से एक भी कम नहीं चलेगा, लेकिन उनमें से कुछ चीजें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे लाल रक्त कण हमारे शरीर में होता है। तो लाल रक्त कण क्या है? ये जैसे बाहर हम ट्रक देखते हैं, ट्रक, व्हीकल, गाड़ियां, वो सामान की ढुलाई करता है, यहाँ से वहां पहुंचाने का काम करता है। तो उसी तरह आरबीसी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और पोषण लेकर के ट्रक ढुलाई का काम करता है और एक एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। और इस लाल रक्त कण का एक उम्र है 120 दिन, मतलब हर एक 120वें दिन हर एक मतलब किसी न किसी का लाल रक्त कण का उम्र खत्म हो रहा है, और जब 120 दिन पूरा होता है तो वहां पे ऑटोमेटिकली वो डीजेनरेट हो जाता है। जैसे बाहर 8 साल की गाड़ी होने के बाद उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो वैसे ही ये भी रिजेक्ट हो जाता है और ये डीजेनरेट हो जाता है। और उसके बाद जो डीजेनरेट हुआ है उस जगह पे हमारा शरीर क्या करता है? नया सेल बनाता है, रेड ब्लड सेल, और उस नए रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए चाहिए होता है क्लोरोफिल, आयरन। और ये कहाँ से मिलता है? हरी सब्जियों से। आज हम लोग हरी सब्जियां कितना खाते हैं, और जो खाते भी हैं तो सुरक्षित कहाँ है? तो इससे क्या होता है? हमारे शरीर को सही से क्लोरोफिल और आयरन नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिलता है तब क्या करेगा शरीर? तो कहेगा कि जाने तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या नया बनाना, छोड़ो, हटाओ।
तो ऐसा हमारा शरीर नहीं करता। अगर उसने ऐसा सोच लिया तो हम लोग बहुत जल्द प्रॉब्लम में आवा। तो हमारा शरीर क्या करता है, अब प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी पर काम करना शुरू करता। तो प्लान बी में क्या है, जब लाल रक्त कोशिकाएं निर्जीव हो जाती है, डेड हो जाता है, तो उसे क्या करते हैं, स्प्लीन में भेजते हैं, तिल्ली में। और तिल्ली में जाने के बाद उसका छटनी होता है, छटाई होती है, अच्छा खराब दोनों अलग अलग करते हैं। तो जो अच्छा निकलता है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, और जो खराब निकला उसे बाहर डिटॉक्सिफाई। तो अच्छा जो निकला उसे स्प्लीन से कहाँ भेजते हैं, लीवर में। और लीवर में जाने के बाद वापस से उसका छटनी होता है, अच्छा खराब दोनों निकालते हैं। और अच्छा खराब अलग करने के बाद जो खराब है उसे बाहर डिटॉक्सिफाई। और जब वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता है तो वही बाद में हमें पीलिया का रोग भी बनाता है, वही वेस्टेज ना निकल पाने की वजह से पीलिया होता है। और इसीलिए ये खून से संबंधित समस्या भी है पीलिया। तो जो अच्छा निकला लिवर में वो आगे फॉरवर्ड होता है, किडनी में जाता है, वहां पे उसको वापस से उसमें काम करता है और बनता है हार्मोन्स किडनी में। और वहां से फिर जाता है अस्थि मज्जा में, जो हार्मोन्स तैयार हुआ है उसका अस्थि मज्जा में जाता है, बोन मैरो में, और वहां पे बनता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में जाने के बाद वहां पर हीमोग्लोबिन मिलने के बाद फिर उसको नया बल्कि पुराना, मतलब सेकेंड हैंडेड ब्लड हमारा शरीर बनाता है। मतलब नई गाड़ी नहीं मिला तो सेकेंड हैंड हमने तैयार किया, तो वही शरीर करता है। मतलब नया हमने नहीं दिया क्लोरोफिल आयरन, तो उसने क्या किया, प्लान बी पे काम करके उसका हीमोग्लोबिन बनाया, मरे हुए सेल हीमोग्लोबिन बनाया, और उससे दूसरा सेकेंड हैंडेड रेड ब्लड सेल तैयार किया। अब सवाल यह है कि हमें अगर गाड़ी चुनना हो नए पुराने में तो कौन सा चुनेंगे, नया चुनेंगे। तो ब्लड में अगर हम चुनेंगे कि नया चाहिए कि पुराना चाहिए, तो कौन सा लेना पसंद करेंगे, नया लेना पसंद करेंगे। तो नए के लिए क्या करना होगा, अच्छी मात्रा में क्लोरोफिल, अच्छी मात्रा में आयरन इस शरीर को देना पड़ेगा, और हर दिन देना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन किसी न किसी का उम्र होता है और वो जा रहा होता है, तो हर दिन काम चल रहा है। और यही कारण है कि जो ब्लड की कमी वगैरह भी बढ़ रहा है, अगर देखें तो हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो ये हम लोग क्लोरोफिल ना दे पाने की वजह से समस्याएं आ रही है। तो ये क्लोरोफिल आयरन कहाँ से दें, तो डॉक्टर भी लिख के देता है ये लोग खून बढ़ाने वाला टॉनिक, तो वो केमिकल वाला टॉनिक लेना चाहेंगे या प्राकृतिक भोजन से, प्राकृतिक भोजन के प्राकृतिक भोजन से हम लोग लेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें पालक, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करना है, तो हरी सब्जियां आज सही बची, तो फिर वापस वही समस्या, मतलब करें क्या। तो अगर कोई समस्या है, अगर उसका कोई निवारण नहीं दिख रहा है, तो अपने पास है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना के अंदर भरपूर मात्रा में जो इस शरीर की जरूरत है उस आधार पर क्लोरोफिल, आयरन सब पड़ा हुआ है, तो स्पायरुलिना खाना चाहिए। यस सर। ये सर। इसके साथ साथ जो हमारा चौथा पिलर था, याद है 4 पिलर, तो चौथा पिलर क्या था, अभी थोड़ी देर पहले पूरक आहार। पूरक आहार कितने तरह के चाहिए, 46 तरह के, है ना। तो ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं स्पिरुलिना के अंदर। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो वो चौथा पिलर भी मजबूत हो रहा है हमारा। तो अब खाना चाहिए, यस। तो अब और सर। तो ये हो गया ग्रीन थियरी। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी हम लोग वापस रिज्वाइनिंग होंगे क्योंकि अभी डिस्कस होने वाला है, रिज्वाइनिंग तो होंगे ये सर। जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 2 मिनट में हो जाएगा, सर तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। जो
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो अब ये है चौथा पिलर, चौथा फूड थियरी। जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर फेस वॉश, ऑरेंज फ्लेवर फेस वॉश, एप्पल फ्लेवर फेस वॉश। कभी हमने ये चिकन फ्लेवर फेस वॉश देखे हैं क्या? मटन फेस वॉश फ्लेवर देखे हैं क्या? नहीं क्यों सर। नहीं देखे हैं? नहीं सर। क्यों नहीं देखे हैं? खाने की चीजें तो दोनों है ना, मतलब एप्पल भी खाने की चीज है, मटन भी खाने की चीज है। तो इसका फ्लेवर का है, उसका फ्लेवर का क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे पेट के लिए अच्छा है वो हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है, और जो पेट के लिए अच्छा नहीं है वो हमारे स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो एप्पल, ऑरेंज, ये सारी चीजें हमारे पेट के लिए अच्छा है, इसलिए हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है, इसलिए उससे बने हुए फेस वॉशेस वगैरह आते हैं। लेकिन चिकन मटन हमारे पेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, इसीलिए उसका कोई आता नहीं है उससे फ्लेवर। तो उसी तरह से हमारा जो गैनोडर्मा है, ये क्या है? स्पिरुलिना, ये क्या है? हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो पेट के लिए अच्छा है तो स्किन के लिए और भी अच्छा है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? आरजीजीएल को अपने पूरे शरीर पे अप्लाई कर सकते हैं, स्पिरुलिना को अपने शरीर पे अप्लाई कर सकते हैं, नोनी जी को अपने शरीर पे अप्लाई कर सकते हैं खाने के साथ साथ। लेकिन होता क्या है कि इतना एक्सपेंसिव लगता है लोगों को, मतलब कीमत थोड़ा ज्यादा होने की वजह से महंगा लगता है, पॉकेट अपना अलाउ नहीं कर पाता है, तो इसलिए क्या करते हैं, उसको हम लोग नहीं लगा पाते हैं। जबकि वैसे डायरेक्ट लगाया बहुत अच्छा है। तो उसके लिए दूर करने के लिए डॉक्टर लिम ने क्या किया? डॉक्टर लिम ने साबुन बनाया, टूथपेस्ट बनाया, फेस वॉश बनाया। उसके अंदर क्या किए? ये सारे चीजें डाले, गैनोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट में गैनोडर्मा डाले हैं, और फेस वॉश और बॉडी लोशन में एलोवेरा डाले हैं। तो इस माध्यम से हम लोग गैनोडर्मा को अपने शरीर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट, क्योंकि 4 फूड थियरी है। तो ये है कंज्यूमर्स। तो कितने प्रकार के कंज्यूमर्स हैं हमारे पास? तो पहला है गर्भवती स्त्री। तो गर्भवती स्त्री से ही सारी चीजें शुरुआत होती है, क्योंकि अगर जड़ में अच्छा मिले तो ऑटोमेटिकली बच्चा अगर पेट में है उसे वहीं पे अच्छी चीजें मिलेगा तो उसका विकास बहुत अच्छा होगा। और प्रेग्नेंट लेडी को अगर अच्छी चीजें खाने को मिलेगा तो बच्चे को भी मिलेगा और उसे भी मिलेगा। तो उससे क्या होगा? बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, नॉर्मल डिलीवरी होगा और हेल्दी रहेंगे दोनों। तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को ये देना चाहिए। उसके बाद फिर शिशु मतलब क्या होते हैं? 0 से लेकर के 0 दिन से, मतलब जिस दिन पैदा हो गए उस दिन से लेकर के उम्र के 2 साल तक ये शिशु कहलाते हैं। तो इन लोगों को भी खिलाया जा सकता है। हमारा प्रोडक्ट इतना सॉफ्ट है कि इन बच्चों को देंगे तो भी कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद थर्ड आता है टीन एज। स्कूल छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? जैसे स्टूडेंट्स को चाहिए उनका याददाश्त अच्छा होना चाहिए, कंसंट्रेशन पावर अच्छा होना चाहिए, और जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे तो फिर स्टडीज पे उनको दिक्कतें आती है, बाधित होता है। तो इस तरह से मतलब उन्हें हर तरह से चाहिए कि वो हेल्दी बने रहें, और साथ में उनका कंसंट्रेशन पावर भी अच्छा रहे, ताकि लंबे समय तक बैठकर एकाग्र होकर पढ़ सके, और याददाश्त अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अगर एक बार भी पढ़े तो याद हो जाए। तो इस तरह से उनका मतलब ये होना चाहिए उनका सोच। तो इसके लिए भी हम अपना प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। अगर वो हमारे प्रोडक्ट्स का सेवन करेंगे तो उनको याददाश्त अच्छी रहेगी, एकाग्र शक्ति अच्छी रहेगी, और जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, तो उनके स्टडीज में भी बाधाएं नहीं पड़ेंगी। उसके बाद किशोर मतलब टीनेजर्स, 13 साल से लेकर के 19 साल तक। यही वो स्टेज है जब बच्चों में फिजिकल ग्रोथ ज्यादा होता है। तो इस समय इन्हें प्रोटीन्स की आवश्यकता ज्यादा होता है और ज्यादा खान पान की जरूरत होती है। अगर कम खाना मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उनका हाइट कम बढ़ेगा। तो यहाँ पर
तो उन्हें अच्छा चीज मिलना चाहिए। तो हमारा गैनोडर्मा, स्पिरुलिना ये सब अगर हम बच्चों को देते हैं तो उनमें फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिलता है और मानसिक तौर पर भी अच्छी ग्रोथ होती है। उसके बाद विवाहित जोड़े मतलब इन्हें जो खुशियां चाहिए, शादी होता ही उसलिए है कि मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब ज्यादा देर तक रहे एक साथ में, संबंध बना सके, लेकिन वो हो नहीं पाता है। आज समस्याएं आ रही है उसी की वजह से आज 50% केसेस हैं जो डिवोर्स तक जा चुका है। तो उसमें भी एनर्जी देता है हमारा प्रोडक्ट। तो एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं अपने इस प्रोडक्ट को लेकर के। तो उसके बाद वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन, क्योंकि हर व्यक्ति आज नहीं तो कल जाकर के सीनियर सिटीजन होना है उसे, और जब सीनियर सिटीजन में जाते हैं तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, डिपेंडेंसी, चाहे वो दवा को लेकर के हो या पैसे को लेकर के हो, वो दूसरों पर डिपेंड हो जाता। तो अगर हम दूसरों पर डिपेंड ना हो, अपने पे ही डिपेंड रहे, मतलब हम अपना जो नित्य कर्म है वो अपने से कर सके, अगर ये हम चाहते हैं तो गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनिजी मतलब अपना जो प्रोडक्ट है उसका सेवन करें और लोगों को कराएं, ताकि वो भी आगे चलकर कहीं किसी पे डिपेंड ना हो, अपने से अपना काम कर सके। उसके बाद फिर आता है बीमार लोग। जैसे बहुत सारे लोग हैं बीमार भी हो रहे हैं, बीमारी का इलाज कराते कराते साइड इफेक्ट से लोग मर जाते हैं, लेकिन दवाइयां साइड इफेक्ट्स दे रही है, बराबर से बीमारी पे वर्क नहीं कर पा रहे। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर बराबर से सपोर्ट नहीं करता। लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, उनको लगता है बस दवा दे दिए तो अब काम करेगा, लेकिन शरीर का उतना ही सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो शरीर को सपोर्ट करने लायक बनाने के लिए हमें अच्छा भोजन की जरूरत है, और वो बाहर से कहीं मिल नहीं रहा है। तो अपने प्रोडक्ट में वो पावर है कि अपने शरीर को मजबूत करें, और जब बीमार लोगों का शरीर जब मजबूत होगा तो दवाइयां भी अच्छे से काम करेंगी, क्योंकि शरीर मजबूत होने की वजह से दवाइयों का सही से सपोर्ट कर पाता। तो इस वजह से क्या होता है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं, और कई लोग ठीक नहीं भी हो पाते हैं तो कम से कम अच्छा लाइफ जी सकते हैं अपने इस प्रोडक्ट के माध्यम से। तो इस तरह से ये 7 कैटेगरीज है हमारे कंज्यूमर्स के, इनको हम लोग हाईलाइट करके इनके ऊपर वर्क करके हम लोग काम कर सकते हैं। उसके साथ 8वां ग्रुप भी है, कोई बता सकता है? 8वां ग्रुप कंज्यूमर्स का सर, स्वस्थ लोग जो स्वस्थ हैं, हमेशा स्वस्थ रहे, वो तो सब इसी में आ गए ना सर, वो तो सब उसी में आ गए। 8वां जो ग्रुप है वो है हमारे थर्ड जेंडर। अरे यार ऐसा मत बोले, वो भी इंसान है। ये पशु, गाय, भैंस, बकरी, ये लोग भी हैं, इनको भी दोगे तो अच्छा रहेगा।